Okay, good morning to once again. Good morning to all. Yesterday we have discussed till question number 20 of your periodic test 1. Today in the class we are going to discuss the case study questions as well as assertion and reasoning questions from question number 21 to question number 40. अभी आपको पता है कि 21 से जो आपके क्वेश्चंस है 21 से 30 वो केस स्टडी क्वेश्चंस है. जैसे ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिया था, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, आपके पेपर पे भी है. क्या दिया है? वन डे ग्रैंडफादर विजिट्स हिज ऑर्चिड अलोंग विथ हिज ग्रैंडचिल्ड्रन. द चिल्ड्रन एंजॉय द आउटिंग इन ऑर्चिड if all their positions in the orchid are represented on a coordinate plane. The points are plotted in such a way that some children are swinging at point A, some are watering the plants at point D, some are plucking the fruits at point C. Grandfather is sitting under a tree at point B and watching the children in between the trees. There is a well also at point P. अभी आप सबके पास आपके क्वेश्चन पेपर भी है और आप देख भी रहे हैं. जैसे यहाँ पे आपको दिखा देते हैं. इस फिगर को आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर में अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं. पॉइंट ए, पॉइंट डी, पॉइंट पी, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, है कि नहीं? पॉइंट ए पे क्या है? उधर पॉइंट ए पे क्या हो रहा है? बच्चा स्विंग कर रहे हैं, स्विंगिंग वाले. पॉइंट डी पे वाटरिंग हो रही है प्लांट को. पॉइंट पी पे एक वेल है. पॉइंट बी पे ग्रैंडफादर रेस्ट कर रहे हैं. और पॉइंट सी पे क्या हो रहा है? प्लकिंग द फ्रूट्स. तो सब आपको पैराग्राफ में लिखा ही है, नो प्रॉब्लम. जस्ट इस कोऑर्डिनेट्स को देख के सबसे पहले तो आप कोऑर्डिनेट हर एक का लोकेट कर लो, है ना. यहाँ पे जैसे आप अगर लोकेट करते हो तो यहाँ पे ये जो बी पॉइंट है आपका, बी पॉइंट, तो जो बी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस का 1 है और वाई एक्सिस का -3, अगर आपको दिख रहा है ठीक से तो. तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा कितना होगा? 1, -3. इसी तरीके से जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी पे जो डॉट लगा हुआ है वो एक्स एक्सिस पे 4 पॉइंट है और वाई एक्सिस पे -1 है. 4, -1 है. पॉइंट डी को अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस का 1 है और वाई एक्सिस का 9 है. 1, 9. पॉइंट पी को अगर आप देखते हैं तो जो वेल का पॉइंट है वो एक्स एक्सिस का 1 पॉइंट है और वाई एक्सिस पे 3 है, राइट. सो दिस इज 1, 3. और पॉइंट ए जो झूला झूल रहे हैं बच्चे, एक्स एक्सिस का क्या है बच्चे? -3 है एंड वाई एक्सिस का 7 है, राइट. सो -3, 7. ये सारे पॉइंट्स हमने एक साइड पे लिख लिए. ये सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब कोऑर्डिनेट एक्सिस या कोऑर्डिनेट के केस स्टडी के क्वेश्चंस होते हैं तो आपको एटलीस्ट पॉइंट्स हमेशा मेंशन कर देने हैं. उसके बाद हमें अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं. अब जैसे पूछा था फर्स्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी. तो यहाँ पे आप जैसे अभी यहाँ पे हमने देख लिया कि सी का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा 4, -1 है. इसीलिए यहाँ पे भी आंसर 4, -1 होगा. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे आइए। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स बी पी एंड डी। अभी जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट लगाए थे बी पी और डी पे, देखो सभी पे x की वैल्यू 1 है। तुम्हारा जो पॉइंट बी है वहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, वहां पे भी x की वैल्यू 1 है, पॉइंट पी पे भी x की वैल्यू 1 है और डी पे भी x की वैल्यू 1 है। तो वहां पे क्या होगा, ये ऑप्शन ए होगा। क्लियर? क्योंकि x की वैल्यू 1 है, वहां पे y की वैल्यू तो 1 है नहीं उन तीनों पॉइंट्स में। और अगर ये दोनों इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके उसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये इक्वेशंस भी हमारी वहां पे सेटिस्फाई नहीं करती है ना, क्योंकि x प्लस 1 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है और x माइनस वाई इक्वल टू 1 भी वहां पे पॉसिबल नहीं है। सो वी हैव ऑप्शन लेफ्ट विथ ओनली ऑप्शन ए, दैट इज x इक्वल टू 1। फिर सेकंड 23rd में बहुत ही सिंपल सा पूछा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी का कोऑर्डिनेट, जैसे ही अभी अपन ने बताया ही आपको मैंने, बी का कोऑर्डिनेट 1 पे था और -3 पे था, राइट। सो ऑप्शन डी 1, -3। तो ये 3 क्वेश्चंस क्लियर हो गए 21, 22, 23 अकॉर्डिंग टू फिगर के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिए 24 फिगर पे भी देखिए और लिखा भी है। टू वाटर द प्लांट्स द चाइल्ड फेचेस वाटर फ्रॉम वेल, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड द प्लांट दैट इज बीइंग वाटर्ड। अभी यहाँ पे बच्चा प्लांट कहां पर है, पॉइंट डी पर है, और वेल कहां पर है, पॉइंट पी पर है। तो ये डी और पहले पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें क्या करना है, देखना है। अभी पी पे हमारा, पी पे जो पॉइंट है वो वाई का कौन सा पॉइंट है, 3 है, 3। ठीक से देखो ग्राफ पे, ठीक है, ये लिखा भी है मैंने 1, 3। सो पी पे अगर पॉइंट वाई एक्सिस का 3 है और 3 से ये कहां तक जा रहा है, डी का कौन सा पॉइंट है, 9। सो इनके बीच का जो डिस्टेंस हुआ 9 - 3, वो 6 हो रहा है, 6 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जब 6 यूनिट्स हो रहा है तो 1 यूनिट में लिखा हुआ है यहाँ पे 2 मीटर है। 1 यूनिट में कितने मीटर्स है, 2 मीटर। तो अभी आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि भाई जब यहाँ पे दे रखा है कि 6 यूनिट्स हुआ, 3 से 9 पॉइंट तक आने के लिए, पी से डी तक जाने के लिए आपको 6 यूनिट्स लग रहा है, तो इसका टोटल मीटर कितना हो जाएगा। तो कैलकुलेशन अगर करोगे तो 6 2 जा 12 मीटर। दैट्स व्हाई द ऑप्शन इज डी, इसीलिए ऑप्शन डी है 12 मीटर। Next, if 25 if the grandfather moves towards 6 meter the well, what is the position on the plane? Grandfather कहाँ है हमारे, बी, पॉइंट बी पर है। अब बी पे जो है हमारे वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस का कौन सा ये है कोऑर्डिनेट, -3। अब दादाजी को कितना मीटर जाना है आगे, 6 मीटर जाना है। 6 मीटर जाना है मतलब 6 यूनिट्स नहीं जाना है। 6 मीटर माने कितना यूनिट हो गया, 3 यूनिट हुआ, क्योंकि 1 यूनिट में 2 मीटर है। ये आपको ऊपर में दिया था ना, 1 यूनिट में 2 मीटर है। समझ में आ रही है बात, 1 यूनिट में 2 मीटर है, 2 यूनिट में 4 मीटर होगा,
तीन यूनिट में 6 मीटर होगा, तो दादाजी अभी बी पॉइंट से खाली कहां जाएंगे, ऊपर तीन डिस्टेंस ऊपर आगे की तरफ जाएंगे। तो बी था 1,-3, फिर 1,-3 के बाद ऊपर 1,-2, 1,-1 और 1,0 पे जाएंगे। बात समझ में आई? हाँ, जैसे ये सब अगर मैं थोड़ी देर के लिए रफ कर दे रहा हूं, ये दादाजी यहां से अगर बी पे है 1,-3, अब उसे 3 यूनिट जाना है ऊपर की तरफ, तो उसके बाद वो कौन से यूनिट पे जाएंगे, वो जाएंगे क्योंकि सेम वर्टिकली जाना है, तो 1,-2 होगा, देन वो जाएंगे 1,-1 और तीसरे यूनिट पे वो पहुंचेंगे 1,0 पे। तब जाके उनके 3 यूनिट्स होंगे, मतलब वो कितना मीटर कवर करेंगे, 6 मीटर कवर करेंगे। सो द आंसर इज 1,0। बात समझ में आ गई? ओके, थैंक यू। तो नाउ 25 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए। लेट वी मूव टुवर्ड द 26th वन। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं, पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दीपक बॉट 3 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स फॉर ₹80। यहां पे साथ में लिखते चलते हैं साइड में। जो तुम्हारा दोस्त दीपक है वो 3 नोटबुक लेकर आया और साथ में 2 पेन लेकर आया ₹80 में। His friend Ram said that the price of each notebook could be ₹25. Then 3 notebooks would cost ₹75. राम ने बोला कि एक नोटबुक ₹25 की हो सकती है, तो 3 नोटबुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 25 3 जा 75। इसीलिए राम का कहना ये था 75। और दो पेन्स के बारे में राम ने बोला कि then 2 pens would cost ₹5। 2 पेन का कॉस्ट ₹5 हो सकता है, इसीलिए एक पेन का कॉस्ट कितना हो गया, ₹2.50। ऐसा राम का कहना था। दूसरा फ्रेंड अजय का कहना था that ₹2.50 for 1 pen was too little। एक पेन ₹2.50 में बहुत ही सस्ता है। पेन की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कम से कम ₹16 होनी चाहिए। एक पेन की कॉस्ट कम से कम एटलीस्ट इट शुड बी ₹16। Then the price of each notebook would also be ₹16। ऐसा उसका कहना था। कौन से फ्रेंड का, अजय। ये सब साइड में लिखते चलना है आपको कि कौन क्या क्या बता रहा है। अजय का क्या मानना था, अजय का मानना था कि 1 पेन 2.50 ₹16 का, और साथ में 1 नोटबुक भी ₹16 की आएगी, ऐसा उसका मानना था। तीसरा फ्रेंड आया लोहित, आल्सो बॉट सम सेम टाइप ऑफ नोटबुक्स एंड पेन्स एज आदित्य। जो आदित्य ने खरीदी थी उसी तरीके की वो भी पेन्स लेकर आया। He paid ₹110 for 4 notebooks and 3 pens। जो तुम्हारा ये जो फ्रेंड है लोहित, इसने कितनी नोटबुक्स खरीदी, 4 नोटबुक और साथ में 3 पेन खरीदी। कितने रुपीस में, 110 में। Later Deepak guessed the cost of 1 pen is ₹10 and Lohit guessed the cost of 1 notebook is ₹30। उसके बाद उन्होंने गैसिंग किया दीपक ने कि एक पेन की कॉस्ट ₹10 हो सकती है, और लोहित ने गैस किया कि एक नोटबुक की कॉस्ट ₹30 हो सकती है। अब यहां पे देखो, जैसे इधर अगर नोटबुक की कॉस्ट ₹30 है तो 4 × 30 प्लस 3 × पेन की कॉस्ट कितना बताया उसने, गैस किया ₹10। क्या ये 110 हो रहा है, 4 3 120 प्लस 30
150 हो रहा है। सो ये जो गैसिंग है, ये तो गैसिंग गलत है ना। जो दीपक ने गैस किया कि एक पेन की कॉस्ट ₹10 होनी चाहिए और एक नोटबुक की कॉस्ट ₹30 होनी चाहिए, तो ये जो गैसिंग है ये तो एकदम गलत हो रहा है, यहाँ पे फिट ही नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देख लो। ठीक है, ये सारी कंडीशंस आपके साइड में आ गई। अभी क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन लिखा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फ्रॉम द सिचुएशन बाय टेकिंग कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक एज ₹X एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹Y। अब ये देखो इसमें कौन सी इक्वेशन सही बन रही है। अब जैसे फर्स्ट केस जो था यहाँ पे हम लिख देते हैं दीपक वाला। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपके पास है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस आपने नोट भी किए होंगे जिनको अच्छे से समझना है तो। अब जैसे दीपक के केस के अंदर में यहाँ पे क्या बोला है, नोटबुक की कॉस्टिंग कितनी बताई है? नोटबुक का जो कॉस्ट है उसको ₹X बोला है एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज Y। अब जैसे दीपक लेकर आया था, दीपक का केस 3 नोटबुक और 2 पेन लाया था, तो वहां पे इक्वेशन क्या बनेगी? 3 नोटबुक लाया मतलब उसकी टोटल कॉस्ट नोटबुक की कितनी हो जाएगी? 3X होगी। और 2 पेन लेकर आया तो एक पेन की कॉस्ट Y, एक पेन की कॉस्ट ₹Y है, तो 2 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 2Y इक्वल टू ₹80। ये था दीपक की कंडीशन, या दीपक की इक्वेशन इस तरीके से बनेगी। दूसरा एक बच्चा लाया था लोहित, लोहित है ना, लोहित है ना नाम उसका। लोहित ने कितना पे किया था? 4 नोटबुक्स किया था, 4 नोटबुक्स, 4 नोटबुक्स। तो 4 नोटबुक की इक्वेशन क्या बनेगी 4 नोटबुक के लिए? 4X प्लस उसने 3 पेन खरीदी थी 3Y, और इससे टोटल खरीदा था कितने रुपीज में? ₹110 में। तो अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 26 पे अगर हम ध्यान देते हैं तो जो ये इक्वेशन आ रही है वो कौन सी इक्वेशन कहां पे फिट हो रही है? ABCD ऑप्शन में से ए ऑप्शन ही है जो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दीपक की और लोहित की इक्वेशन जो बन रही है पेन और नोटबुक्स खरीदने की, उसकी इक्वेशन ए ही सेटिस्फाई हो रही है। चलिए अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं 27 पे। 27 में आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको बोला है कि इसमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 15 कि नन ऑफ दिस। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं? एक्चुअली इसको सॉल्व किया जाता है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप अप्लाई करते हैं 10th क्लास में, और फिर आपको आ जाता है इसको सॉल्व करना। लेकिन हमें 9th क्लास में अगर हमें पढ़ रहे हैं, हमें कोई इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, हमें जस्ट वैल्यू पुट करके चेक करना है। देखो अभी इसमें से हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से तुम वैल्यूज पुट करो। जो 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन को इक्वेशंस अभी तुमको नीचे दी नहीं, यहाँ पे हमने कौन सी इक्वेशन लिखी थी शुरू में? 3x प्लस 2y इक्वल टू 20, 2y इक्वल टू 80, और दूसरी इक्वेशन थी 4x प्लस 3y इक्वल टू 110। अब ये 4 ऑप्शन में तुम वैल्यू चेक डाल के चेक करो ना भाई, तो जो जो सेटिस्फाई कर रही है वही तुम्हारी सॉल्यूशन है। अब देखो जैसे अगर 10 20 लेते हैं तो 3 10 जा 30, 30 प्लस 40, नहीं पहली इक्वेशन नहीं हो रही सेट। वैल्यूज मैंने पहली इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके चेक किया।
सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ। 30 इंटू 20 60, 60 प्लस 20, हाँ ये 80 वाला हो रहा है। दूसरी इक्वेशन में भी चेक करो, 4 2 80, 80 प्लस 30, यस ये वाली वैल्यू सेट कर रही है। ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये वैल्यूज हमारे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। कर रही है कि नहीं, अभी देख लो, चेक करो। यहाँ पे जैसे ये इक्वेशन थी तुम्हारी 3x प्लस 2y इक्वल टू 80। अभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे। x की वैल्यू क्या थी, जो हमारी वैल्यूज आ रही है उसके हिसाब से क्या है, 20 प्लस 2 इंटू 10, चेक करो क्या 80 मिल रहा है। तो यस 30 इंटू 2 60 प्लस 20 हमें 80 मिल रहा है। तो ये पहली इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है 20 और 10। दूसरी इक्वेशन के लिए भी वैसे ही चेक करो, 4x प्लस 3y, इसमें पुट करके देखो वैल्यू। इसमें अगर पुट करता हूं और मुझे 110 मिलता है तो ये हमारी इक्वेशन, ये वैल्यू सॉल्यूशन है। तो 4x की वैल्यू क्या है, 20 प्लस 3 इंटू 10, 4 2 80 प्लस 30, 110 आ गया। देयरफॉर इसीलिए अब समझ में आ गया कि क्या करनी थी, इक्वेशन में तुम्हें वैल्यूज पुट करके चेक करना था। और जब थर्ड वैल्यू को तुम पुट करोगे, x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 15, तो वो वहां पे सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, 20 आई, और y की वैल्यू 10, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी होगा। अभी 28 पे आ जाते हैं। 28 क्वेश्चन पूछ रहा था, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन पेन। अब एक पेन का कॉस्ट क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है ना, एक पेन का कॉस्ट, तो कितना है, ₹10। अभी हमने वैल्यू में सेटिस्फाई हुआ ना हमारा, नहीं x नहीं है, सॉरी, पेन की वैल्यू क्या है, y है, y द कॉस्ट इज y। तो y की वैल्यू 10 हो गई, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी। उसी तरीके से 29 क्वेश्चन पर आई है, फाइंड द टोटल कॉस्ट इफ दे विल परचेज द सेम टाइप ऑफ 15 नोटबुक्स। अगर 15 नोटबुक्स खरीदेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, 15x प्लस 12 पेन्स, तो 12y। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो x और y की, जो अभी हमें मिली है कि हमारे कॉस्ट नोटबुक की कितनी थी, 20, और 12y, 10 की कॉस्ट 10 रुपीज। तो ये कितना हो गया, 300 प्लस 120 रुपीज 420। So 420 is which option, option D। तो अभी तक तुमने अगर देखा तो किसका एस्टिमेशन करेक्ट था, दीपक का था, लोहित का था, राम का था कि अजय का था। दीपक ने देखो शुरू में ही बोल दिया था, दीपक ने क्या बोला था, दीपक ने क्या गैस किया था कि एक पेन का कॉस्ट 10 रुपीज आएगा, शुरू में क्वेश्चन में था ना। देखो ये क्वेश्चन जो है 30 नंबर का, इसमें क्या लिखा है, फाइंड हुज एस्टिमेशन इज करेक्ट इन द गिवन स्टेटमेंट, दीपक, लोहित, राम और अजय। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा था आपको, दीपक की एस्टिमेशन क्या थी, ये दीपक का लिखा था ना, दीपक ने गैस किया है कि वन पेन का कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज, है ना, ये देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, अभी ठीक से दिख रहा है। दीपक का जो है कॉस्ट वन पेन का 10 रुपीज है, तो दीपक का जो एस्टिमेशन है वो क्या है, करेक्ट है, कि दीपक ने सही सोचा था।
इसीलिए किसका एस्टिमेशन करेक्ट होगा? दीपक का। हाँ, इसलिए जो 30 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन होगा वहां पे दीपक होगा। ओके, क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। नाउ असर्शन एंड रीजनिंग पे आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। असर्शन रीजनिंग में अभी तक आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा कि ये ABCD ऑप्शन में क्या है बच्चे। ए ऑप्शन कब होता है? जब हमारा असर्शन भी राइट है और रीजनिंग भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तब। हाँ, असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है और रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बी ऑप्शन कब लिखते हैं? जब हमारा असर्शन और रीजन करेक्ट है बट रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन जो है वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन वो एक्सप्लेनेशन उससे कोई रिलेशन नहीं है उसका। सी ऑप्शन कब होता है? जब असर्शन का स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन रीजन का स्टेटमेंट फॉल्स है। डी ऑप्शन कब होता है? जब असर्शन हमारा फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू। अभी जैसे 31st क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और आपके पास भी है कि 0.271 is a terminating decimal and we can express this number in 271 upon 1000 which is in the form of p by q and where p and q are integers। तो ये एकदम बात सही है कि 0.271 अगर होगा इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 271 अपॉन 1000 करेंगे ना, और ये रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है, ये रैशनल है। p और q जो है वो इंटीजर्स है और q की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, वो रैशनल नंबर है। तो असर्शन आपका करेक्ट है। अब रीजन में क्या दिया है? रीजन में दिया है ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को तो हम रैशनल नंबर एक्सप्रेस कर ही सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट नॉन टर्मिनेटिंग में यहाँ पे ना कोई रीजन में यहाँ पे आपको ये भी नहीं बताया है कि किस तरीके का नॉन टर्मिनेटिंग को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। सभी नॉन टर्मिनेटिंग को हम नहीं कर सकते। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो होते हैं उसको आप एज ए रैशनल नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसके लिए इस ऑप्शन में क्या हुआ कि इसका असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन जो समझा रहे हैं वो रीजन पूरा कंप्लीट नहीं है, उस असर्शन से रिलेशन नहीं है उसका पूरा। दैट्स व्हाई द ऑप्शन इज 31st का जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी होगा। ठीक है, 31st क्लियर हो गया। अभी चलते हैं 32 पे। आइए। रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू रैशनल नंबर्स a एंड b इज a प्लस b बाई 2। अभी देखो कोई नंबर है 3 है और कोई दूसरा नंबर है 5 है, ये दो रैशनल नंबर है। इनके बीच का अगर हमें कोई दो रैशनल नंबर ढूंढना है या कोई रैशनल नंबर, इन दोनों नंबर के बीच में अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसको कैसे निकाल सकते हैं? इन दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाई 2 करो, दैट आपको मिल जाएगा। देखो 3 प्लस 5 बाई 2, 5 3 8, 8 बाई 2 4। सो इन दोनों के बीच में जो 4 है वो रैशनल नंबर पॉसिबल है। तो कोई भी दो रैशनल नंबर्स, कोई भी नंबर्स के बीच का अगर रैशनल नंबर निकालना है तो इसको a प्लस b बाई 2 से हम निकाल सकते हैं। दैट मीन्स असर्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी आपको मैंने यहाँ पे ऊपर करके दिखाया ना
कि कोई भी दो नंबर को अगर आप ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो उन दोनों नंबर के बीच के जो रैशनल नंबर्स होंगे वो आपको मिलेंगे। बट रीजन में क्या बता रहा है कि देयर इज वन रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। तो ये चीज गलत हो गई। क्यों? क्योंकि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर नहीं होते। अभी जैसे यहां पे 3 और 5 के बीच में है, इन दो नंबर के बीच में कितने इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आते हैं? कितने आते हैं? इनफाइनाइट। अब 4 तो एक इंटीजर है, लेकिन इसके अलावा ये 3.1 ये भी तो एक रैशनल नंबर हुआ, 3.2 ये रैशनल नंबर हुआ, 3.3 ये रैशनल नंबर हुआ, 3.4, 3.444, 3.456, 3.489, 3.41245, 3.460 इनफाइनाइट। उसका एंड नहीं है। अगर मैं सुबह से लिखना चालू करूं और शाम तक लिखता रहूं तब भी उसके रैशनल नंबर्स खत्म नहीं होंगे। इसीलिए ये जो फर्स्ट रीजन का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है। तो असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। तो अभी समझ में आ गया 32 में ऑप्शन क्या होगा फिर? सो नोटबुक में क्लियर हो गया 32 का ऑप्शन सी। तो ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब असर्शन इज करेक्ट। असर्शन का स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है बट रीजन का जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। चलिए अभी आगे हम 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, ध्यान दीजिए। 2 प्लस रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर। ये एकदम बात सही है। देखो 2 प्लस रूट 6 जो होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। क्यों इरेशनल होगा? क्योंकि 2 जो है वो रैशनल है और रूट 6 इरेशनल है। तो कभी भी रैशनल प्लस इरेशनल अगर हम ऐड करते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल विल ऑलवेज गिव्स यू इरेशनल। ठीक है, रैशनल प्लस इरेशनल को हमेशा इरेशनल कहते हैं, इरेशनल होता है। वैसे ही रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट भी इरेशनल होता है, रैशनल और इरेशनल का डिवीजन भी इरेशनल होता है, रैशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्शन भी इरेशनल होता है। तो असर्शन करेक्ट है। अभी रीजन पे आइए। सम ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो रीजन भी देखो क्या हो रहा है, रीजन भी ट्रू है, रीजन भी करेक्ट, स्टेटमेंट भी करेक्ट, असर्शन भी करेक्ट। एकदम सही एक्सप्लेनेशन है जो अभी हमने आपको दिया, वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हमारा 33 का ऑप्शन क्या होना चाहिए फिर? ए होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और दोनों का एक दूसरे के साथ लिंक है। चले आगे। थर्टी फोर्थ क्वेश्चन पर आइए। 34 पे क्या लिखा है? ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 इज 5/12। अभी 1/3 और 1/2 के बीच का अगर कोई रैशनल नंबर हम निकाल रहे हैं तो क्या 5/12 होगा क्या? 1/3 का बीच में अगर हम निकालते हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी 4 से करते हैं, और दूसरा है 1/2, यहाँ पे भी 6 से करते हैं, यहाँ पे भी 6 से करते हैं। So this becomes 6/12 and here it becomes 4/12. So 4/12 and 6/12 के बीच में नंबर आ गया ना? क्या नंबर आ रहा है? 5/12। सो समझ में आ रहा है? सो 5/12 जब हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दिया और हमने बाद में ठीक है, इस पे स्क्रीन सही चल रहा है, ओके। इस पे ठीक है कि व्हाइट वाले पे विजिबल ठीक है? इस पे ठीक है?
ठीक है। सो 1/3 और 5/12 मिला ना आपको? बट जब इसका दूसरा पार्ट दिया है कि रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज रूट ए बी, कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच का अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो क्या ए और बी के बीच का अगर कोई रैशनल नंबर निकालते हैं तो अभी आपको कैसे बताया थोड़ी देर पहले, अगर दो रैशनल नंबर्स के बीच में a प्लस बी बाई 2 करते हैं, है ना कि हम उसको कभी रूट ए बी की वैल्यू से हमको उसका रैशनल नंबर बीच में कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब जैसे 3 और 4 है तो 3 4 जा 12 होता है, तो रूट 12 3 और 4 के बीच में नहीं आता है रूट 12 का नंबर, क्या आएगा? रूट 12 3 और 4 के बीच में आएगा 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 रूट 12 तो आएगा। और कोई नंबर लो, 5 and 3, तो रूट 15 का जो नंबर होगा, अब एक्चुअली रूट 15 जो नंबर निकलेगा, अब ये है क्या? देखो अभी जैसे यहां पे भी अभी थोड़ी देर बताया कि वो आएगा कि नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। अब रूट 15 अगर हो गया तो ये क्या हो गया? दिस नंबर बिकम इरेशनल। और आपको क्या बोल रहा है कि रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज ऑलवेज रूट ए बी। तो रूट ए बी रैशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी जैसे यहां पे एक एग्जांपल लिया तो ये इरेशनल हो गया ना। अभी जैसे 2 and 3 का केस था तो इसमें क्या हो जाता है? रूट 6। तो रूट 6 जो होता है वो भी क्या होता है? इट इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर नहीं मिलेगा ए बी को, अगर ए बी की वैल्यू को अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कर देंगे तो। बात समझ में आ गई? आपको इरेशनल मिल जाएगा। रैशनल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, बट इरेशनल भी मिलेगा। इसके लिए यहां पे जो ऑप्शन होगा 34 में वो हाँ फॉल्स है, रीजन फॉल्स है, रीजन फॉल्स है। दैट्स व्हाई ऑप्शन इज सी। चलिए 35 पे आइए। द पॉइंट्स -3, 5 एंड 5, -3 आर एट द डिफरेंट पोजिशंस इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, दोनों अलग अलग है। -3, 5, -5, -3 कोऑर्डिनेट प्लेन पे अलग अलग पोजीशन पर आते हैं ना। मैं अभी यहाँ पे इसको रीजन यहाँ पे लिख रहा हूँ। -3, 5 कौन से उसमें आता है? कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? -5, -3 फोर्थ क्वाड्रेंट में। आ गई बात समझ में? तो दोनों की पोजीशंस क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारे लिए एसर्शन जो है वो क्या है? एसर्शन इज करेक्ट, एसर्शन करेक्ट है। अभी आ जाते हैं इसके रीजन पे। रीजन में क्या दिया था कि अगर x इज नॉट इक्वल टू y देन x, y इज नॉट इक्वल टू y, x। अब इन पॉइंट्स को आप देखो, इन पॉइंट्स को आप कंपेयर करो तो क्या हो रहा है? -3 जो है x है वो y के इक्वल नहीं है। -3 जो है तुम्हारा 5 के इक्वल है। दोनों पॉइंट्स इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो बाद में हम इसको लिख सकते हैं ना कि -3, 5 जो होगा ये कोऑर्डिनेट और
दूसरा जो कोऑर्डिनेट है 5, -3, ये दोनों इक्वल नहीं है कोऑर्डिनेट्स। बात समझ में आई? तो रीजन भी जो है वो क्या है, एसर्शन तो करेक्ट हुआ, रीजन का जो स्टेटमेंट है, एक्सप्लेनेशन है, वो भी इससे मैच कर रहा है, करेक्ट है। इसलिए ऑप्शन 35 में ऑप्शन क्या होना चाहिए, assertion and reason both are correct, that's why 35 is A। 36 क्वेश्चन पर आइए। (36) पे क्या लिखा है देखो, द पॉइंट -5, 0 लाइज ऑन y एक्सिस। अरे भैया ये y एक्सिस पे होता है क्या, ये तो x एक्सिस पे होगा ना, तो फिर आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और 0, -4 x एक्सिस पे बता रहा है, जो कि y एक्सिस पे होगा। इसके लिए तुम्हारा एसर्शन ही रॉन्ग हो गया। पहले तो एसर्शन फॉल्स है। अब एसर्शन फॉल्स है तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो ऑप्शन में देखो, एसर्शन फॉल्स वाला ऐसा कौन सा भाई ऑप्शन है, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन है, खाली एक ही ऑप्शन है कि एसर्शन अगर तुम्हारा रॉन्ग हो गया दैट मीन्स तुरंत ही आपको कुछ दूसरा सोचने की जरूरत नहीं है। तो 37, हाँ, तो 36 में तुरंत क्या लिख दोगे फिर, 36 का ऑप्शन डी लिखोगे, क्योंकि एसर्शन ही फॉल्स हो गया, एसर्शन इज फॉल्स, कि वो एक्स एक्सिस पे तो है नहीं। तो फिर हमें उसका रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिए थे और उसमें सभी में एसर्शन करेक्ट 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 आ रहा था। डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें एसर्शन फॉल्स बोल रहा है और एसर्शन रीजन ट्रू है। तो फिर भाई रीजन ट्रू है कि नहीं है वो तो हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे तब भी चलेगा। हमें कैलकुलेशन फास्ट करके समझ जाना है प्रॉब्लम को कैसे करना है। तो एसर्शन रीजनिंग में इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग करनी है। चलिए अभी 37 पर आते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना 36 को कितना इजी था। देखो एसर्शन खाली आपको समझ में आ गया, वहीं पे आपका खत्म हो गया कि एसर्शन रॉन्ग है, दैट मींस डी ऑप्शन। 37 पर आइए। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पासिस थ्रू 2, 14। कौन सा नंबर, खत्म करते हैं जल्दी से। 37 में देख लो, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासिस थ्रू 2, 14। ये हमारे टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। 2, 14 से इनफाइनाइट लाइन पास होती है भाई। अभी देखो जैसे एग्जांपल x + y 2 + 14 16 हो गया, x - y 2 - 14 2 - 14 -12 हो गया, 2x + y 2 2 = 4 4 + 14 18 हो गया। तो इस तरीके से ये बहुत सारी लाइन से पास हो सकता है ये पॉइंट। सो यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास होगी। तो ये जो है एसर्शन वो हमारा क्या है, सही है। अब इसका रीजन पढ़ो, रीजन में क्या बोल रहा है, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अगर कोई एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, तो उसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे यही इक्वेशन अगर हमने लिखी थी, यहाँ पे देखो ये वाली इसी से रिलेटेड कर देते हैं, x + y = 16। ये 2 वेरिएबल की एक इक्वेशन है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे कि नहीं होंगे, इसके भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। कैसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इधर x को तुम कुछ भी लेते चलो, x को 2 ले लिया तो y 12 होगा, सॉरी y 14 होगा, x को 5 ले लिया तो y की वैल्यू 11 होगी, x को 6 ले लिया तो y की वैल्यू 10। सो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन के अंदर में इसके जो सॉल्यूशंस है वो भी क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। तो कोई भी लाइन से अगर पास आउट हो रहा है तो इसका रीजन भी वही समझा रहा है
कि कोई भी लाइन से अगर पास आउट होते हैं पॉइंट्स, तो एक लाइन से इनफाइनाइट पॉइंट्स पास आउट हो सकते हैं, ठीक है ना। एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। बात समझ में आ रही है? और अगर कोई एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस भी पास आउट हो सकती है। इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा 37 में कि असर्शन और रीजनिंग दोनों एक दूसरे के साथ को रिलेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यहां पे ऑप्शन ए होगा। चलिए 38 पर आइए। ये लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 5 हैज यूनिक सॉल्यूशन। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले ही, यूनिक का मतलब क्या होता है कि सिर्फ इसमें एक ही सॉल्यूशन होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि अगर कोई भी 2 वेरिएबल में अगर एक इक्वेशन दे रखी है तो उसमें एक सॉल्यूशन नहीं होते, कितने सॉल्यूशन होते हैं? इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब बच्चे इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो ये तुम्हारा असर्शन क्या हो गया? और अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था अगर असर्शन फॉल्स होता है तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन होगा? बस हो गया, फटाफट से पता चल गया। 39 पर आइए। 39 में दिया है, सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 1, 0, -1, 0, 2, 0, 5, 0। सब y पे आपको y पे 0, 0, 0 है, y कोऑर्डिनेट पे। ये सारे पॉइंट्स आपके x एक्सिस पे लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? ये सब आपके x एक्सिस के ही पॉइंट्स है। तो ये x एक्सिस पे मतलब हमारा असर्शन ट्रू है। अब हम रीजन पर आते हैं। रीजन क्या दिया है? इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस इज y = 0। अगर कोई भी इक्वेशन x एक्सिस की, आपको देखो बताया था कि अगर x एक्सिस पर कोई इक्वेशन होगी, अगर x एक्सिस की इक्वेशन, तो वहां पे y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ऑब्वियसली होगी। y 0 होगा तभी तो x एक्सिस की इक्वेशन पे आपकी y की वैल्यू तो 0 ही है। तो रीजन क्या हो रहा है यहाँ पे? जो रीजन है वो क्या है? इससे रिलेटेड रीजन एकदम ट्रू है, इसलिए हमारा यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, दैट्स व्हाई ऑप्शन इज ए। चलिए 40 पर आइए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 1। ये बोल रहा है 3, 1 से पास हो रहा है। देखो जल्दी से चेक करके वैल्यू पुट करके। यहाँ पे ये 3 - 2 और ये 1 = 3 - 2 क्या हो रहा है? हो रहा है। हाँ, तो असर्शन क्या हो गया? जब वैल्यू यहाँ से असर्शन ट्रू है। अभी देखो ये क्या लिख रहा है? एवरी पॉइंट लाई ऑन द ग्राफ इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ x - 2y = 1। रीजन क्या दे रहा है? एवरी पॉइंट लाइंग ऑन ग्राफ is not a solution of x - 2y = 1। अब असर्शन तो करेक्ट है, लेकिन रीजन, इसका जो रीजन का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नहीं, रीजन का स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट रीजन का इससे रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है? एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द ग्राफ इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ x - 2y = 1। एकदम सही बोल रहे हैं कि जितने भी पॉइंट्स ग्राफ पर है क्या वो सारे सॉल्यूशन होंगे क्या x - 2y = 1 के? सारे पॉइंट्स नहीं होंगे ना। कोई ग्राफ पे मान लो कोई पॉइंट है 3,5, तो 3,5 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो रीजन तो सही है,
कि हर एक पॉइंट जो ग्राफ पे होते हैं वो सॉल्यूशन नहीं है x माइनस 2y इक्वल टू 1 का, लेकिन ये जो रीजन है वो असर्शन पे जो दे रखा है उससे कुछ रिलेशन नहीं हो रहा है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे आपको वहां पे तो सिर्फ कॉमा बता रहा है कि 3,1 ही पास होना चाहिए, 3,1 पास होता है उस x माइनस 2y इक्वल टू 1 से, तो यहाँ पे इस इतने सारे पॉइंट्स में से कोई 3,1 का कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट क्या है, रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे 40 में जो होगा ऑप्शन आपका, इसीलिए 40 का जो ऑप्शन था वो बी था। नाउ अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आपके केस स्टडी और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस को आपको विथ प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अटेंड करना है, ठीक है। थैंक यू।